एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। माई सेल्फ आशिमा अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपनीज़ के बारे में ही, ठीक है। हमने कंपनीज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, शेड्यूल्स, फिर हमने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़। अब हमने वर्ड पढ़ा कंपनी, तो क्या कंपनी क्या सिर्फ एक ही तरह की होती है? नो, कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कोई रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे है, कोई मेंबरशिप के बेसिस पे होती है, कोई साइज़ के बेसिस पे है, कोई वर्क के बेसिस पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो कंपनीज है उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। तीन तरह की होती है इनकी क्लासिफिकेशन। चार्टर्ड कंपनीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनीज जो रजिस्ट्रेशन होती है जिन कंपनीज़ की कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है। और स्पेशल एक्ट कंपनी, स्पेशल कंपनी जो स्पेशल एक्ट कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड होती है, उनको कहते हैं हम स्पेशल एक्ट कंपनी। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, ये हमारा स्पेशल कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, कि मेंबर्स के बेसिस पे, जैसे ओपीसी कंपनी मतलब 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है। देन हमने देखा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है। वैसे साइज़ के बेसिस पे दो तरह की कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनी एंड अदर देन स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो होती है जिसमें जो हमारी कैपिटल वगैरह उसकी एक लिमिट होती है कि इतनी कैपिटल से ज़्यादा हमने कैपिटल नहीं लगानी। अदर देन स्मॉल कंपनी में आ जाती है जो थोड़ी लार्ज स्पेस पे आती है, ठीक है, जिनमें कैपिटल वगैरह का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इतना नहीं होता। बट स्मॉल कंपनी में कैपिटल रिस्ट्रिक्शन भी होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या, नाम से पता चल रहा है दो तरह की होगी, या तो गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, और नॉन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टिंग के बेसिस पे लाइक जो लिस्टेड कंपनीज है और अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी वो जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी वो जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। ये हम सारा ब्रीफ में पढ़ेंगे। वैसे ये क्लासेस है बेसिक कि किन किन बेसिस के ऊपर कंपनीज को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, की कौन सी जगह पे हमारी जो कंपनी है वो बनी हुई है, इनकॉर्पोरेटेड है, या तो इंडिया में होगी, इंडियन कंपनी उसको कह देते हैं हम, डोमेस्टिक कंपनी कह देते हैं, ठीक है। या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी दो तरह की होती है, फॉरेन कंपनी या अदर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी में कौन कौन सी आती है, मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में कौन सी है? एप्पल होगी, टेस्ला हो गई, ये सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जो इंडिया में भी अपने छोटे छोटे जो है ब्रांचेस सेटअप करके बैठी हुई हैं, ठीक है। इनको कह देते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्पस, कि कंपनी का पर्पस क्या है। दो ही पर्पस होते हैं, तो प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट ना कमा के पब्लिक की हेल्प करना। तो दो तरह की होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे दो तरह की कंपनियां, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी के अंडर ही आ जाती है, मतलब सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों का लिंक होता है। सब्सिडरी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी के अंडर काम करती है, ठीक है। मतलब होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जो किसी और कंपनी की भी वर्किंग को होल्ड करके रखती है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क के बेसिस पे तीन तरह की होती है। प्राइमरी सेक्टर वर्क होते हैं जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड होगी, सेकेंडरी सेक्टर जो थोड़ा बिजनेस वगैरह से, और टर्शरी जो थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, इंश्योरेंस, ये सब जो चीज़ें हैं जो बैंकिंग वगैरह उनसे रिलेटेड हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस, एक्टिवनेस के बेसिस पे दो तरह की कंपनी है, एक्टिव कंपनी और इनएक्टिव। एक्टिव कंपनी जो अपना काम करती जा रही है इन डेली रूटीन, प्रॉफिट्स भी कमा रही है, ठीक है, सब कर रही है अपना काम। और इनएक्टिव कंपनी में कौन सी होती है? डोरमेंट कंपनी, या वो कंपनी जो बंद हो चुकी है। अब इनमें जॉन जॉन से कॉन्सेप्ट्स हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, जो हमें पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। पता हमें हर किसी के बारे में होना चाहिए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। देन इज स्मॉल कंपनीज, ठीक है। देन इज गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी। देन अबाउट दीज, ये मैं आपको थोड़ा, जो इसमें फॉरेन कंपनी वाला कंसेप्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देन इज हमारा
एनपीओ वाला ये हमने पढ़ना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वाला पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ना है। देन हमने पढ़ना है अपना डोरमेंट कंपनी वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा बेसिक में पढ़ लेंगे ताकि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि कंपनीज किन किन बेसिस पे क्लासीफाई होती है। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, मेंबरशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, गवर्नमेंट का कंट्रोल, एक्टिवनेस, ठीक है। लिस्टिंग के बेसिस पे कंपनीज कि जो इनकॉर्पोरेशन है उसके बेसिस पे कि इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। देन क्या उसका ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कि कंपनी किस तरह का वर्क कर रही है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, पहली जो कंपनी है हमारी उसका क्या नाम है, प्राइवेट कंपनी। इसकी हमें डेफिनेशन कौन से क्लॉज में गिवन है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की गई है। कौन से क्लॉज में, 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी क्या है, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है। एंड फॉलोज द फॉलोइंग एज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये कुछ चीज़ें हैं जो वो फॉलो करती है जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। पहली क्या है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। जैसे प्राइवेट कंपनी में है ना, जो कंपनी के शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स है उस कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किसी को नहीं होते, ठीक है। सेकेंड, इन द केस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। मतलब जो हमारी 1 पर्सन कंपनी है ना उसमें क्या है, जो हमारे मेंबर्स की लिमिटेड है अप टू 200 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी हमने थोड़ी डेफिनेशन देखी, वेयर 2 और मोर पर्सनस होल्ड द शेयर जॉइंटली शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पर्सन। क्या है, इन्होंने क्या बोला, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई एक शेयर को होल्ड करते हैं, मान लो कि एक शेयर है, ठीक है, उसको 2 जनों ने होल्ड किया हुआ है, जतिन और राम ने, तो उन दोनों पर्सन को हम सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। उन दोनों पर्सन को हम सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें इसी में ही कंसेप्ट है प्राइवेट कंपनी में, पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड इन द कंपनी। कौन इस कंपनी में एम्प्लॉयड होता है, कौन इस कंपनी में काम करता है, persons who were in the company employment and were the members of the company while its employment and continued to be the member after the employment ceased, such persons shall not be included in the number of members। क्या बोला इन्होंने, देखने में लग रहा है कंफ्यूजिंग बट नहीं है। इन्होंने क्या बोला, वो बंदे जो कंपनी में काम करते थे, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, वर द मेंबर्स ऑफ कंपनी, और कंपनी के मेंबर्स भी थे, मतलब उनके पास कंपनी के शेयर्स भी थे और वो कंपनी के काम भी करते थे, एम्प्लॉयमेंट में भी थे, ठीक है। वाइल इट्स एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्टिन्यूड टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज, मतलब मेंबर थे कंपनी के जब वो काम करते थे कंपनी के तब, और तब भी मेंबर रहे जब उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला, वो लोग जो कंपनी के मेंबर्स भी हैं और कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं और एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद भी मेंबर हैं, द सच पर्सन शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब कोई ऐसा बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय भी और मेंबर भी है ना, उसको हम कंपनी के मेंबर्स की लिस्ट में काउंट नहीं करते। क्लियर। इन्होंने क्या बोला कि कंपनी का एम्प्लॉय कौन है, ये है, ठीक है। उन्होंने बोला जो कंपनी में ऐसा पर्सन जो कंपनी का मेंबर भी है, जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, वो कंपनी के मेंबर्स में काउंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी। हमने पहले ही पढ़ा, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स हैं वो हम पब्लिक को नहीं दे सकते हैं और ना ही पब्लिक किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ले सकती है, ठीक है। देन प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्या कहता है, इफ़ अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी alters its article in a manner that it no longer includes and follow the restrictions। मतलब उन्होंने क्या बोला, अगर कोई कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर वो नहीं फॉलो करती या उनको नहीं अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करती, देन दैट कंपनी एज फ्रॉम द डेट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी। देन उस तरीके से जब से उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना बंद किया उस टाइम से उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना आपको, ठीक है।
देन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन द एंड। कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है आशिमा, तो मेरी कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, तो मेरी कंपनी का नाम क्या होगा, आशिमा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वैसे कोई ABC कंपनी है तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या आएगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। उन्होंने अभी हमने इतना क्या पढ़ा कि जो कंपनी के कौन कौन कंपनी के एम्प्लॉय है। अगर कोई बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है और उसके पास कंपनी के शेयर्स भी हैं तो उस बंदे को मेंबर्स की लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने जो जो चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कही गई है फॉलो करने के लिए और जो जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है अगर उनको फॉलो नहीं किया तो उस दिन से उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगी, ठीक है। इतना क्लियर होगा। देन नेक्स्ट, अब इसके एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 में कहा गया है जो प्राइवेट कंपनी है मे बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्सन बाय 2 और मोर पर्सनस बाय सब्सक्राइबिंग देम इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 3 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, जो प्राइवेट कंपनी है वो लॉफुल पर्पज़ के लिए बनी होनी चाहिए, ठीक है, बाय 2 और मोर पर्सनस की 2 बंदे तो होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी तभी होती है जब उसमें मिनिमम 2 बंदे हैं। अगर एक बंदा भी है तो उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी नहीं कह सकते। जो 2 पर्सन है वो अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में करवा लेंगे, रजिस्टर या सब्सक्राइब करवा लेंगे, उसके बाद से प्राइवेट कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। देन एज पर सेक्शन 149 क्लॉज 1, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, एज पर द एक्ट प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। देखो मेंबर्स भी 2 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स भी 2 होने चाहिए और डायरेक्टर्स भी मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। इतना आपको पूरा पेज क्लियर होगा। हमने क्या क्या देखा कि रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन है वो किसी शेयर को जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर शेयर को मतलब उन 2 पर्सन को हम सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो कंपनी का एम्प्लॉय है अगर उसके पास शेयर्स भी है कंपनी के तो उसको हम मेंबर्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते। फिर हम पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं दे सकते। फिर अगर कोई कंपनी कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह प्राइवेट कंपनी वो नहीं फॉलो करती तो उस दिन से उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। फिर हमने देखा कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगी, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी जब हम बनाते हैं तो जितने हमारे 2 मिनिमम जो हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, वो अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर करवा लें, सब्सक्राइब करवा लें। नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट कंपनी के क्या फीचर्स है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। मेंबर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, मतलब शेयर होल्डर्स तक की होती है, ठीक है। इट मीन्स शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू सेल देयर शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स है उनके पास नहीं है राइट कि वो अपने शेयर्स को किसी और को बेच सके। हमने पहले ही पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी कीप्स ऑन गोइंग इन द आइज ऑफ लॉ इवन इफ द इन केस ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्टसी। जितनी भी हमारी कंपनीज़ है, कंपनीज बनती ही इसलिए, कंपनी में क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मेंबर्स चाहे आए मेंबर्स चाहे जाए, कंपनी चलती रहती है, ठीक है। देन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, एंटरिंग द नेम्स ऑफ मेंबर्स इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन एनी इंडेक्स। मतलब क्या होता है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की, हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम ना एक पर्टिकुलर रजिस्टर में नोट डाउन करना और वो जो काम करते हैं वो भी। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई नीड नहीं होती, ठीक है। अगर कंपनी में मेंबर्स 50 से कम है तो हमें कोई नीड नहीं है इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाने की। अगर 50 से ज़्यादा है देन वी शिल मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ मेंबर, हमें पता हो कि कौन सा मेंबर कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हमने पढ़ा कि 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। देन इज पेड अप शेयर कैपिटल, देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें कोई मिनिमम ऐसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो मेंबर्स ले आते हैं उसी को हम कैपिटल का नाम एक तरह से दे देते हैं। अब इसमें क्या है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ना सब कुछ लिखा होता है कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे बनी, उसमें कौन मेंबर्स है, कितने कितने लोगों के पैसे लगे हैं, कौन क्या काम करे। जैसे अब हर हमारा कॉलेज होता है, स्कूल होता है, स्कूल्स का भी प्रोस्पेक्टस होता है, कॉलेज का भी प्रोस्पेक्टस होता है, ऐसे ही हमारी कंपनीज़ का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है। पब्लिक कंपनी में भी यही होता है। अगर पब्लिक कंपनी, हर एक पब्लिक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स लेने वाला होता है तो उससे पहले वो उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस को रीड करता है ताकि उसे थोड़ा आइडिया हो जाए कि कंपनी कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रह चुका है, ठीक है। नाउ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ कंपनी कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस अंडर कंपनीज एक्ट 2019 अनलेस
Declaration is filled within 180 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब एक कंपनी अपना बिजनेस तब तक नहीं शुरू कर सकती जब तक वो डिक्लेरेशन फाइल ना कर दे 180 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हमारी कंपनी स्टार्ट हो जानी है 180 डेज से, उससे पहले पहले हमें डिक्लेरेशन फिल करनी होती है। देन कंपनी हैज़ फिल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑफिस, और रजिस्ट्रार के साथ उसको अपने ऑफिस की वेरिफिकेशन भी फिल करनी होती है कि उसका ऑफिस कौन सी जगह में है, ताकि पता हो। ठीक है, मतलब बेसिकली एक कंपनी अपना बिजनेस तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक वो डिक्लेरेशन फाइल ना कर दे और अपने ऑफिस की रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार के साथ ना फाइल कर दे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसको हम कैसे सेटअप करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं या कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। एज पर द रूल 38 ऑफ कंपनीज रूल 2014, 38th रूल कंपनीज रूल 2014 क्या कहता है, द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन शेल बी मेड इन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस एक फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन फॉर्म नंबर INC 33 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन फॉर्म नंबर INC 34। ये जो दो फॉर्म्स है ना, ये हमारे एज इट इज़ ही रहता है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसके लिए हमारा फॉर्म नंबर INC 33 है, और जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसके लिए हमारा फॉर्म नंबर INC 34 है। और एप्लीकेशन किस में बननी चाहिए, स्पाइस प्लस वाले हमारे जो साइट है या फॉर्म है उसमें। ठीक है, प्लस फॉर्म नंबर INC 33 MOA का, INC 34 AOA का। ठीक है, सो अब इसका हम थोड़ा सा स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि अगर हमने प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना हो तो कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल, कि जब भी हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं ना उसके नेम के अप्रूवल को करवाना कंपल्सरी है। मतलब कि हम अपनी कंपनी का जो नेम रख रहे हैं ना, हमें देखना है कि इस नेम से मिलती जुलती कोई और कंपनी ना खुली हो, नेम अप्रूवल करवाएंगे। देन प्रेपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं MOA AOA, ठीक है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं साइन वगैरह के, मेंबर्स कितने हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स को हमने प्रिपेयर करना है ताकि हमारी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो जाए। देन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो हमारा फॉर्म है स्पाइस प्लस उसमें, फिर हमारी जो पैन और टैन की डिटेल्स है, ठीक है, उनको हम फिल करते हैं। देन डिटेल्स जो हमारी GST की है या IEC की है, इसको हम किस में फिल करते हैं, एजाइल प्रो एस। ये हमारा एक फॉर्म है, उसमें हमें हमारी सारी GST से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं उनको फिल करते हैं। जो हमारी पैन की डिटेल्स है, जो हमारी टैन की डिटेल्स है, इन सबको हम एजाइल प्रो एस के फॉर्म में फिल करते हैं। देन हम हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसको प्रिपेयर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, बट आजकल के टाइम में प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ठीक है, देन सबमिशन ऑफ INC 32 33 34 एजाइल प्रो एस ऑन MCA। मतलब हमारे जितने भी फॉर्म्स लगे INC 32 MOA का, 33 AOA का, 34 और एजाइल प्रो एस जिसमें हमने अपनी GST वगैरह की डिटेल्स भरी है, इन सब को हम MCA की वेबसाइट पे सबमिट कर देंगे। या MCA अगर हमारा फिजिकल फॉर्म है तो MCA के पास, ठीक है, भेज देंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स। देन इसके बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा मिल जाता है। जो MCA है वो हमारे जितने भी फॉर्म्स हमने सबमिट किया उन सबको डिटेल में वेरीफाई करता है, सब कुछ चेक करता है कि ठीक है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देता है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती तो हमें हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। आज हमने इतना ही करेंगे। प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने सारा पढ़ लिया कि ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जितनी है ना प्रिस्क्राइब्ड उतनी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कि अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और जो हमारी OPC कंपनी है, ठीक है, और जो भी हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, OPC कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेंबर्स की लिमिटेड अप टू 200 है, और OPC कंपनी में तो हमें पता ही है कि एक ही मेंबर होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन किसी शेयर को जॉइंटली होल्ड करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या मानेंगे कि वो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है। मतलब राम और श्याम को एक सिंगल पर्सन की कैटेगरी में देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो शेयर है उसको जॉइंटली होल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कौन कौन से पर्सन कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अगर कोई पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, और कंपनी का मेंबर भी है, मतलब उसने कंपनी के शेयर्स भी लिए हुए हैं और कंपनी में काम भी करता है, तो उसको हम मेंबर्स की लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे जो शेयर्स के लिए होते हैं ना उसमें।
देन अपने हम जो शेयर्स है हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते और ना ही हमारी पब्लिक जो है वो सिक्योरिटीज़ हमारी कंपनी की ले सकती है। देन इज़ कि जो सेक्शन हमारा 14 क्लॉज 1 है उसमें क्या कहा गया, जो कंपनी है अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो जो चीज़ें उसको कहा गया है फॉलो करने के लिए, जो जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है अगर उनको फॉलो नहीं करती, जिस दिन से उसने उन सब चीज़ों को फॉलो करना बंद किया उस दिन से उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है। देन प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ज़रूर लगाएगी। देन जो प्राइवेट कंपनी है ये लॉफुल पर्पज़ के लिए बननी चाहिए। ठीक है। बाय 2 और मोर पर्सन्स जो अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करवा लेंगे। ये कौन से क्लॉज में लिखा है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 में। ठीक है। और सेक्शन 149 क्लॉज 1 में क्या लिखा है, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और 2 ही डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम तो 200 है मेंबर्स और डायरेक्टर्स वो हमें पता है कि हमारे मे बी 7 या 15 होते हैं, वो हम एक बार साइट से चेक कर लेंगे। देन इस करेक्टरिस्टिक्स, मेंबर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, परपेचुअल सक्सेशन है कि डेथ वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता। इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाने की ज़रूरत तब होती है अगर मेंबर्स 50 से ज़्यादा है, वरना नहीं नीड कोई। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, मिनिमम 2 है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल है, उसकी कोई इतनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। बट जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोस्पेक्टस है वो प्रोहिबिट करता है कि हम पब्लिक को इनवाइट करें। ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि पब्लिक की इनविटेशन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। देन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अंडर कंपनीज एक्ट 2019 उन्होंने क्या कहा कि डिक्लेरेशन जो है हमारी वो फिल होनी चाहिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करेगी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑफिस। देन प्रोसेस देखा कि जो कंपनीज एक्ट 2000 जो कंपनी है रूल नंबर 38 कहता है कंपनी रूल्स 2014 का कि जो एप्लीकेशन है ना कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की वो स्पाइस फॉर्म में बनी जाएगी, प्लस MOA इन फॉर्म नंबर INC 33 एंड AOA इन फॉर्म नंबर INC 34। अब इसके स्टेप्स क्या थे, पहले तो अपना नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी कि उसका जो कंपनी का उन्होंने नेम डिसाइड किया वो अप्रूव हो जाए। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी प्रिपरेशन करेगी जो जो चाहिए होता है ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देन जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉर्म में फिल करेगी, कौन से फॉर्म में, स्पाइस प्लस फॉर्म में। देन डिटेल्स जो हमारी पैन की डिटेल्स है, टैन की डिटेल्स है, उनको भी प्रिपेयर करेगी, फिल कर देगी। देन GST की जो डिटेल्स है हमारी, जितनी भी हमारी टैक्स वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स है उनको भी फिल कर देगी, फिल कर देगी। इनकम टैक्स होगी, GST होगी, उनको किस फॉर्म में करेगी, एजाइल प्रो एस, एजाइल प्रो एस वाले फॉर्म में GST वगैरह की जो टैक्स वगैरह की डिटेल्स है उनको फिल कर देगी। देन हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर होएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी हो सकता है प्रिपेयर और फिजिकल में भी। देन सबमिशन करेगी INC 33, 34 और 35 प्लस एजाइल प्रो एस का किस पे, MCA की वेबसाइट पे, और अगर फिजिकल फॉर्म है तो डॉक्यूमेंट्स को MCA के पास भेजे जाएंगे। देन हमारा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। अगर MCA ने अप्रूवल दे दिया तो हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और अगर बाई चांस MCA को कोई भी प्रॉब्लम लगती है कोई चेंजेस करने के रिलेटेड तो उसके बारे में MCA जो है वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी, और जो हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाली होती है वो उन सब चीज़ों को प्रॉपरली देख के सही करके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं। सो आई होप आपको प्राइवेट कंपनी वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या देखा, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कौन कौन से बेसिस पे होती है, प्लस आज हमने देखा प्राइवेट कंपनी के बारे में सारा देखा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक कंपनी वाला टॉपिक, और साथ में ही हम देखेंगे इसके साथ अपना OPC वाला टॉपिक। ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। ठीक है। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है तो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई कर सकूँ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।